स्वागत है आपका। देखिए आज फिर एक यूपी पुलिस से संबंधित जो चुनिंदा प्रश्न होते हैं उनके लिए एक वीडियो बनाते हैं। देखते हैं आप कितने सोल्व कर पाते हैं, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखो 3-4 क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से सीख लेना है, करना है। पेपर नजदीक है, कंफर्म बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन में बोला उसने एक कार्य का 75% 57 दिन में करता है। क्या करता है? ए किसी काम का 75% 57 दिन में करता है। अगर 75% काम है, 75% काम 57 दिन में करता है, 57, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 100% काम कितने दिन में करेगा ये हमें पता करना है। कैसे? 100 की गुणा कर देंगे, 57 को किससे? 100 से मल्टीपल कर देंगे और 75 से कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी कितने दिन में कर लेगा ये? यहां से निकाल लेंगे, 3 बार कटेगा। यहां से 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 19 बार, 19 चौक 76। यानी ए जो कर लेगा 76 दिन में काम कर लेगा। और ए अकेले से पूरा काम कराया जाएगा। ए अकेले से अगर पूरा काम कराते हैं हम तो कितने दिन में कर लेगा? 76, यानी 76 दिन में कर लेगा। अब क्या हुआ, फिर वह बी को बुलाता है। कितना? 75% काम करने के बाद में बी को बुलाता है और वह मिलकर शेष काम को 9 दिनों में पूरा कर देते हैं। और मिलकर दोनों कितना? 9 दिन में पूरा करते हैं। अकेले बी पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा? अब शेष काम बचा कितना? 25%। 25% काम बचा कितना? 25% काम बचा है। जो शेष काम बचा है कितना? 25%। 25% काम को 9 दिन में करते हैं दोनों मिलकर। पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 25% काम जो है 9 दिन में करते हैं। पूरा काम कितने दिन में होगा ये निकालना होगा। कौन करते हैं? ए और बी दोनों मिलकर। कितना? 9 गुणा में कितना आ गया? 100 बटे में कितना? 25। यानी यहां से हमने कैलकुलेट करके निकाला 25 चौक 100, 9 चौक 36। ए और बी दोनों मिलकर कर देंगे। यहाँ पे तो ए अकेला पूरा काम करेगा, यहाँ पे तो ए अकेला 36 में करेगा। और यहाँ पे कौन? ए बी दोनों से अगर काम कराया जाएगा तो कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में करेंगे। ठीक। अब उसने बोला अकेले बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। बस ए बी का जब हमें मिला है तो अकेले बी का निकालना है। तो देखो 76 और 36 एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसको इसी पैटर्न पे कर लें कि ए और बी दोनों में के कितने में करते हैं? 36 दिन में। ये किसका है? ए और बी दोनों का। इसमें से ए का घटा दें, ए का कितना है? 76 दिन। बस इसको कर लें। इस वाले पैटर्न पे करने में थोड़ा सा एलसीएम लेने में दिक्कत होगी, तो आप ऐसे ही कर लें। इसकी गुणा इधर 76 माइनस कितना? 36 बटे में कितना? 36 गुणा में 76। बस इसको कैलकुलेट करना। ऊपर कितना बचेगा? 40 बच जाएगा। कितना? 40 बचेगा। नीचे 36, नीचे कितना? 36 गुणा में 76 गुणा में 76 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 धाई 40 और 4 नम 36। 9 से गुणा कर देंगे, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68। 10 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 68.4। 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 68.4 दिन। यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। तो कैसे इस सवाल को किया ये आप ध्यान रखना। इस तरह का सवाल आपको यूपी पुलिस में मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से P प्लस 200 रुपए अधिक मूल्य अंकित किया गया है तथा इस पर 25% की छूट के साथ 3P प्लस 150 रुपए में बेचता है। इस प्रकार 5% का लाभ होता है। लाभ की राशि क्या है? देखो हम ये कह दें कि हमारे पास जो क्रय मूल्य था, उसके पास क्रय मूल्य कितना रुपए था? क्रय मूल्य आप ये मान लो जो CP था उसके पास X रुपए था। ठीक। अब अंकित कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना अंकित कर दिया उसने? देखो अंकित उसने कर दिया कितना? क्रय मूल्य से, क्रय जो X था इससे P प्लस 200 ज्यादा अंकित कर दिया। चलिए ठीक। अब इसे बेच दिया कितने में? 3P प्लस 150 बेच दिया। इसमें 5% लाभ।
इसका मतलब ये होगा छूट जो दी जाती है, छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो इस पर उसने छूट के साथ बेचा है, छूट के साथ बेचा। कितनी छूट दी इस पर? इस पर छूट दी उसने कितनी? 25% की छूट दी, 25% की छूट के साथ बेचा। और ये बेचने के बाद क्या मिलता है आपको? बेचने के बाद मिलता है विक्रय मूल्य। बेचने के बाद क्या मिलता है? ये विक्रय मूल्य मिलता है। बेचने के बाद विक्रय मूल्य मिलता है, बराबर क्या है? बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 3p। कितना? 3p प्लस 150, 3p प्लस 150, इतने में बेच दिया। बस इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो। कितनी बार काटेंगे हम? कैलकुलेट करते हैं। देखो कितना? 25 चौक 100 और 25 दिया 75, 3 से गुणा कर लें। 3x प्लस में 3p प्लस में 600 इज इक्वल टू 4 की गुणा कर देंगे 12p प्लस में 15 चौक 60, 600। देखो क्या होगा इसमें, देख लो आप, ये 600 प्लस का इधर आके माइनस होगा, ये बराबर हो गया। इसे उधर जाके माइनस करते हैं, यानी 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12p आ जाएगा, वो सॉरी 9p आ जाएगा। घट जाएगा ये जाके इधर 3x और ये p घटेगा इधर आके, तो 9p आ जाएगा। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से जब कैलकुलेट करेंगे हम कितना आएगा? x यहां से कैलकुलेट करके आएगा x इज इक्वल टू 3p, यानी x क्या था हमारे पास? x क्या चीज थी? क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आया? क्रय मूल्य आया 3p। क्रय मूल्य कितना आया हमारे पास? क्रय मूल्य जो हमारे पास आ गया, क्रय मूल्य आ गया 3p। कितना आ गया? 3p। क्रय मूल्य 3p है, यानी x की वैल्यू जो है, क्रय मूल्य जो x था, x की वैल्यू कितनी है? 3p है। हमने क्रय मूल्य माना था x की वैल्यू 3p है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो क्रय मूल्य है और इतना 150 का लाभ हुआ, और उसने बोला 5% का लाभ हुआ। अरे विक्रय मूल्य यही तो था, विक्रय मूल्य ये था। तो 3p क्या है? 3p क्रय मूल्य है। x का मान 3p आया, 3p क्या आया? क्रय मूल्य आया। इसका मतलब 150 रुपए का लाभ हुआ। 150 किसके बराबर है? 5% के बराबर है। यानी 150 रुपए जो बराबर है, किसके बराबर है? 5% के। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्या? लाभ की राशि क्या है? तो लाभ की राशि आएगी, लाभ की राशि तो यही है, यानी 5% लाभ हुआ, 5% ही किसके? 150 के बराबर है। तो लाभ की राशि कितनी है? 150 रुपए की बराबर है। लाभ की राशि कितनी है? 150। x क्या चीज है? x बराबर 3p आया। x क्या चीज थी? क्रय मूल्य। अब उसने पूछा क्रय मूल्य में अगर हम लाभ जोड़ दें तो अभी तो विक्रय मूल्य बनता है, ये बेचता है तो विक्रय मूल्य है, तो ये तो क्रय मूल्य था, ये लाभ था। तो लाभ की राशि कितनी है? 150 रुपए। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? देखो इस तरह का सवाल आपकी उम्मीद लगाई जाती है, क्या यूपी पुलिस में आपको देखने मिल सकता है? तो इसे आसानी से समझ लें, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आसानी से समझ में आएगा भी। चलिए, एक किसी परीक्षा में 120 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 120। परीक्षार्थी ने सभी प्रश्न हल किए, 150 अंक मिले। यदि सही प्रश्न के लिए 2 अंक। देखिए प्रश्न थे, कुल जो प्रश्न थे, कुल प्रश्न कितने थे? कुल प्रश्न हमारे पास थे 120, 120 थे। अब इसमें से परीक्षार्थी ने कुछ तो सही किए और कुछ गलत। सही कितने किए? हम ये कहते हैं जो सही उसने किए, परीक्षार्थी ने जो सही किए वो है x। अब ये तो टोटल है, तो इसका मतलब गलत करने वाले कितने होंगे? गलत वाले होंगे 120 माइनस x, ये गलत किए। अब देख लो सही के लिए कितने अंक मिले? सही के लिए 2 अंक दिए गए, यानी इसमें 2 अंक मिले, ठीक। और गलत के लिए 1 अंक काट लिया गया। गलत के लिए काटा गया कितना? 1 अंक, तो घटा देंगे। गलत के लिए 1 अंक काटा गया, तो टोटल अंक कितने मिले? टोटल अंक मिले उसको 150। बस इतनी सी बात थी, इसको सोल्व कर लो। कैसे कर लें? देखो 2x हो गया, ठीक, माइनस 120 हो गया। अब ये माइनस इसे प्लस कर देगा, प्लस x होगी, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 150। चलिए 1x, ये 2x, ये 3x हो गया। ये 120 जाके उधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270। 3 से काटेंगे, 3 नम कितना होगा? 27। 3 नम कितना होगा? 3 नम हो जाएगा 27। तो x बराबर आ जाएगा 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। यानी 90 क्वेश्चन तो उसने क्या किए हैं? 90 क्वेश्चन उसने सही किए हैं।
बाकी जो बचे 30, वो 30 क्या किए हैं, गलत किए। तो 90 क्वेश्चन क्या किए हैं उसने, सही किए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 90 क्वेश्चन उसने सही हल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में हम चक्कर में पड़ जाते हैं, कैसे करें, कैसे होगा, क्या है, कुछ नहीं है, खाली बस एक थोड़ा सा देखना है। उसने ये बोला कि दो कारें हैं, क्रॉसिंग की ओर B1 और B2 की चाल से बढ़ रही हैं। यदि एक निश्चित समय पर क्रॉसिंग की दूरी क्रमशः 40 मीटर और 50 मीटर हो तो वे आपस में नहीं भिड़ेंगे। नहीं भिड़ने की कंडीशन ये है कि उनकी चालों और उनकी दूरियों का अनुपात बराबर हो, यानी उनकी चालों का अनुपात, उनकी दूरियों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो वो भिड़ेंगी नहीं। और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कारें भिड़ेंगी। नहीं भिड़ने की कंडीशन में ये 16:25 होगा, कितना, 16:25। नहीं भिड़ने की कंडीशन में ये कि उनका जो दूरी है और चाल है, उनका अनुपात क्या होना चाहिए, एक अनुपातिक उसमें हो, बराबर में हो, तब वो नहीं भिड़ेंगी। अगर अनुपात बराबर नहीं तो वो भिड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या था, आगे क्वेश्चन में दिया था, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न देखने मिल जाते हैं, और एक छोटा सा प्रश्न है, कोई ज्यादा समस्या इसमें है नहीं। कैसे करते हैं, ये बोला कि 8 सदस्य एक पिकनिक पर जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं भी, 8 जाते हैं। कितने जाते हैं, 8 जाते हैं। फिर क्या हुआ, 7 सदस्यों में से प्रत्येक 200 रुपए खर्च करता है। कितने, 200 रुपए खर्च करता है 7 सदस्यों में से प्रत्येक। जाते कितने हैं, 8 जाते हैं। 8 जाते हैं, उनमें से 7 ने 200 रुपए खर्च किए, और 8वें ने औसत से 700 रुपए खर्च किए, 700 अधिक खर्च किए। तो 700 रुपए 8वें ने ज्यादा खर्च कर दिए। ये खर्चा हुआ इनका टोटल। देख लेते हैं क्या आता है। 8x = 7 दूनी 14, 1400 प्लस में कितना, x प्लस में कितना, 700। यानी इधर लाके घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 7x बराबर कितना, 2100। इसको काट लें, इसको काट लेंगे तो देखो कितना आएगा, 7 या 21। x बराबर कितना आ गया, 300। अब उसने ये नहीं पूछा है औसत खर्च क्या था। अगर औसत खर्च पूछता तो कितना था, 300। लेकिन उसने पूछा कुल खर्च क्या है, कुल खर्च क्या है। तो 8 लोग गए थे, औसत खर्च 300 मिल गया। 8 की 300 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, औसत खर्च आ जाएगा, टोटल खर्च आ जाएगा कितना, 2400। कितना आ जाएगा, 24। तो इसको आप ध्यान रखें, इस तरह के सवाल मिल जाते हैं आपके लिए। प्रत्येक सवाल एक छांट के रखा गया है, आप इसको करके जाएं। एग्जाम से 1 घंटा पहले देख लें इसको, 15-20 मिनट की वीडियो होगी। हो सकता है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला क्वेश्चन में, बोला एक राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 18,600, 6 वर्षों के बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो राशि क्या। देखो ये सवाल आता है, पूछा जाता है बच्चों से, नहीं होता है। पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी हमने बताया था कि सवाल इस तरह का आएगा। ध्यान नहीं दिया, इस तरह के सवाल पर आपको ध्यान देना है। हम कंफर्म बता रहे हैं किसी ना किसी शिफ्ट में इस तरह का सवाल आपको मिल जाएगा। होगा कैसे, बस एक स्टेप पे समझ लो इसको, और इसकी कैलकुलेशन भी आप खुद करोगे। जो आपको ये सवाल याद रहे इस तरह का कि कैसे करना है, सिर्फ एक इसका बेस में बना के आपको दे रहा हूं। छोटा सा सवाल है, कैलकुलेट करना है। चलिए क्या करना है इसमें, कहा 3 वर्षों बाद, जब वर्षों की संख्या क्या हो, डबल हो। पहले 3 वर्षों बाद, फिर 6 वर्षों बाद। तो आपको क्या करना, सीधा फार्मूला है P बराबर x² बटे में y। P क्या चीज है, P बेटे अमाउंट है, राशि है। x क्या चीज है, पहली वाली राशि है। और y क्या चीज है, दूसरी वाली राशि है। P जो मूलधन है वो निकल के आ जाएगा। जो पहली राशि कितनी थी, 18,600। आपको मूलधन निकालना है, कितना आगा, 18,600। स्क्वायर है, 2 बार लिख दो, 18,600। दूसरी राशि बेटा कितनी है, दूसरी राशि कितनी है, 27,900। बटे में लिख दो 27,900।
बस इसे कैलकुलेट करना, जो धनराशि है वो निकल के आ जाएगी। आपको अगर रेट भी पूछेगा तो भी आप यहां से निकाल सकते हैं, पहले धनराशि निकालो, जो भी पूछे यहां से निकाल सकते हैं। इसे कैलकुलेट करो, जो बेटा आपके याद रहे, ये आपको याद रहेगा, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा इसका, ज्यादा बड़ी समस्या इसमें नहीं। कमेंट करके आंसर जरूर बताओ। तो ये फार्मूला याद रखना, किताबों में नहीं मिलेगा, बनाया गया है। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब दुगने वर्ष होंगे, 3 6 हो, 2 4 हो, 6 12 हो, दुगने वर्ष होंगे तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कितना 7। देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी आपको क्या है पेपर में देखने मिल सकते हैं, इसको भी समझ लो, छोटा सा सवाल है और आपको फंसा देता है, चयनित ये करने में रह जाते हो। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, कैसे करना है। बोला नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:17 था। अरे भाई चयनित थे और अचयनित थे, अनुपात था 19:17। इसका मतलब ये था आवेदन करने वाले तो बेटा दोनों थे, चयन जो हुए थे वो भी आवेदन करने वाले थे, जो नहीं हुए चयन उन्होंने भी आवेदन किया था। तो कुल आवेदन करने वाले जो थे वो देख लो आप कितने, कुल आवेदन करने वाले जो हैं वो कितने हुए 19 और 17 यानी 36 हो गए। कितने हो गए 36 एक्स हो गए, अनुपात में एक्स। ठीक, अब चयन करने वाले कितने हो गए बेटे, चलो चयनित ये है और अचयनित ये है। सवाल आगे पढ़ लो, यदि 1200 कम ने आवेदन किया होता, कितने कम ने आवेदन किया था, ये तो कुल है आवेदन करने वाले, इन्होंने तो आवेदन किया है। अब वो बोल रहा है कि 1200 कम ने आवेदन किया होता, कितने कम ने आवेदन किया होता, 1200 कम ने आवेदन किया होता। ठीक, और 800 आवेदक कम चुने गए होते, कम चुने जाते, 800 आवेदक क्या होते, कम चुने जाते, और गैर चयनित आवेदनों के बीच अनुपात 1:1 होता। कह रहे हैं 800 आवेदक कम चुने जाते, यानी चुनने वाले जो हैं, चुनने वाले कितने हैं, ये हैं 19 चुने गए, ये कितने 800 कम चुने जाते, कितने 800 कम चुने जाते। तो बोला तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच, किसके, चयनित और गैर चयनित। तो आप पहले ये बताओ कि ये ऊपर वाली संख्या आपकी क्या आई है, ये तो कुल है, और उसने कहा कि चयनित और गैर चयनित इनका अनुपात होता है 1:2। तो अरे आवेदन करने वाले 1:1, आवेदन करने वाले तो दोनों ही है ना, ऊपर क्या आवेदन करने वाला तो इन्हें दोनों को जोड़ के लिखोगे 2, और चयनित कितने थे 1, ये तो बोला 1:1 हो जाता, यानी आवेदन करने वाले तो 2 ही होंगे। अरे अनुपात चयनित और गैर चयनित का अनुपात 1:1 होता है, इसका मतलब आवेदन करने वाले तो 2 ही हैं, ऊपर आवेदन करने वाला लिखा है आपने, बस इसे कैलकुलेट कर लो आप। ये आवेदन कुल है, कुल आवेदन करने वालों की संख्या, तो ऊपर कुल आवेदन करने वाले तो आ गई, तो अनुपात इतना होता है, यानी आवेदन करने वाले तो यही थे, तो एक और एक कितना हो गया 2। बस ये वाली लाइन आपको समझनी है, ये ऊपर क्या है, ये भी आवेदन करने वाले लोग हैं और ये भी आवेदन करने वाले लोग हैं, बस इसको समझना है। उसने बोला चयनित आवेदकों के बीच, चयनित और गैर चयनित अनुपात 1:1 होता। अरे आवेदन करने वाले कितने थे, आवेदन करने वाले तो 2 ही हैं यहाँ से, और ये भी पर आवेदन करने वाले, बस इसे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो 36x माइनस 1200 बराबर गुणा करेंगे 38x माइनस 8 दूनी 16, घटा देंगे माइनस का 2x आ जाएगा, उधर जाके घटा देंगे कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 400। बस माइनस से माइनस खत्म, 2 से काट लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 200, x बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। चलिए x बराबर 200 आ जाएगा। उसने पूछा है, क्या पूछा है, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी आपसे पूछा है 19 ये 17 ये 36x बराबर पूछा। आवेदन करने वाले तो 36x है, आवेदन करने वाले कितने हैं, कुल जो आवेदन करने वाले हैं 36x हैं। 36 कैसे है, 36x यानी 19 और 17 कितने हो गए 36 हो गए, x की वैल्यू कितनी आई है 200 आई है, बस इसकी गुणा कर देंगे, 36 गुनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 2 जीरो लगा। तो आवेदन करने वाले कितने थे 7200 थे। बात आपको समझ में आ गई होगी।
इस सवाल को आप ध्यान दे से करना, इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो कोई इस तरह का जनरली सवाल कर लेते हैं, ये लिख दिया था, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा एक लास्ट टाइम में आप देखते हुए जाएंगे तो कर लेंगे। कैसे 3 वर्षों में साधारण ब्याज दर से कोई धन बढ़कर 3 वर्षों में 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है। ये क्या चीज दी है? 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है। कितना? 7200। 3 वर्षों में बढ़कर इतना हुआ तो इसका मतलब ब्याज भी शामिल है इसमें। ये 7200 दिया है। फिर बोला 5 वर्ष में बढ़कर 8000 हो सकता है। कितना? 5 वर्ष में कितना? 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? 8000। ये ऐसा क्यों हुआ? अरे 3 वर्ष में कितना था? 7200 था। 5 वर्ष में कितना हो गया? 8000 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ब्याज मिला। कितने? 2 वर्ष और ब्याज मिला। 3 से 5 वर्ष हुए तो यानी 2 वर्ष का ब्याज मिला। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज देखो, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज है हमारे पास कितना? 7200 घटाएंगे 8000 में तो कितना बनेगा? 800। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज होगा 400 रुपए। बस सोल्व हो गया 1 वर्ष का। अब आप जानते हो 1 वर्ष का जब 400 हो गया तो 3 वर्ष का कितना होगा ब्याज? 1200 होगा। 3 वर्ष का कितना होगा? 1200 होगा। अब मूलधन क्या होगा? इसमें तो 3 वर्ष का ब्याज भी शामिल है ना। अरे भाई 3 वर्ष का मिश्र धन तो है, तो 3 वर्ष का इसमें ब्याज भी शामिल है। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन जो आपके पास होगा, मूलधन आपके पास कितना होगा? 7200 में से हम 1200 माइनस कर दें तो मूलधन हमारे पास कितना बचेगा? 6000 रुपये बचेगा। 6000 क्या चीज है? मूलधन है। 6000 रुपये मूलधन है। यदि कह रहे हैं यदि दर को 3 गुना कर दें, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? दर निकालनी पड़ेगी। चलो निकाल लो दर। कैसे निकालोगे? फार्मूला होता है तुम्हारे पास से मूलधन गुणा में दर, दर निकालने गुणा में समय, समय आप 1 वर्ष ले लो तो ब्याज 401 ले लें बट्टे में 100। मूलधन गुणा में दर गुणा समय बराबर ब्याज। ब्याज कितना रखो? जब 1 वर्ष लिया तो 400 रुपए रखो। 2 वर्ष लेते तो 800, 3 वर्ष लेते तो 1200। जितना समय लोगे उसी के हिसाब से ब्याज आप रखोगे। कैलकुलेट कर लोगे कितनी बार कटेगा? ये कट गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर बराबर आ गया 40/6, या कह सकते हैं कितना? 20/3। अब उसने बोला नहीं, अगर दर को कितना कर दिया? 3 गुना कर दें। लो दर को 3 गुना कर दें। दर को 3 गुना करोगे तो नई दर क्या होगी? नई दर कितनी हो जाएगी? 20/3। इसे 3 गुना कर दो यानी 20% हो जाएगी। नई दर कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। तो कह रहे हैं ये धन कितना हो जाएगा? बस आप जानते हैं मूलधन गुणा में दर, दर कितनी आई? 20 गुणा में समय, समय कितना है? 8 वर्ष बट्टे में 100। बेटा ये ब्याज निकल के आ गया 1 2 कितना आ गया? 6 दूनी 12, 12 8 96। ये निकल के आया 9600। कितना आया? 9600 निकल के आया। ब्याज कितना निकल के आया? 9600। उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा ये 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? मूलधन इसमें और ऐड कर दो। मूलधन कितना था? 6000 था। ये और जोड़ दो तो ये 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? यानी 9 6 कितना हो गया? 15600। सी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप इसको ध्यान रखो। ज्यादा लंबा आपको लग रहा है, बताएगा लंबा सवाल नहीं है, आपको इतना करना है। आप जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज होता है। 3 साल में इतना हुआ तो इसका मतलब मिश्र धन है। ये 5 साल में इतना हुआ, ये भी मिश्र धन है। यानी 2 साल के ब्याज के पीछे बढ़ा। 2 साल में ब्याज कितना मिला? 800 रुपए का। 1 साल में कितना मिलेगा? 400 का। 3 साल में कितना मिलेगा? 1200 का। तो इसमें क्या शामिल था? इसमें ब्याज शामिल था। इसमें क्या चीज शामिल थी? ब्याज शामिल था 1200 रुपए का जब ये 7200 हुआ था। तो इसका मतलब मूलधन कितना होगा? 6000 रुपए होगा। अब आपको मूलधन मिल गया, अब सारी चीजें मिल जाएंगी। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना था?
भाई 1 वर्ष का कितना था 400, 1 वर्ष हमने रखा तो 400 ब्याज रखा है। काटने के बाद यहाँ से दर निकाली 20/3 आई, लेकिन उसने कहा कि दर को 3 गुना कर दो, तो दर को 3 गुना कर दो, नहीं हो जाएगी। जब 20/3 आया, ये 3 से गुना कर दी, 3 गुना कर दी, यानी नई दर निकल कर आई 20%। अब फिर ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज निकल कर आया 9600। उसने पूछा था कि 8 वर्ष में कितना होगा, तो 8 वर्ष में कितना होगा, आप मूलधन जोड़ देंगे, 9600 ब्याज आ गया 8 वर्ष का। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको, तो पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा इसमें का, लेकिन थोड़ा सा कभी, ये पार्क है, ये क्या चीज है, ये एक पार्क है। तो इसने जो पूछा आपको, जो क्वेश्चन मिल सकता है इसमें से, एक तो बोला क्या है, इसके बाहर चारों ओर रास्ता है, ये एक तो रास्ता ये, ठीक, यानी ये बाहर वाला रास्ता भी आपसे पूछा जा सकता है, हैं? और एक रास्ता कहां पर है, एक रास्ता उसने बताया कि एक रास्ता लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, दोनों रास्तों की चौड़ाई क्या है, बराबर। तो देखो, या तो आपको लंबाई या चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या आपको बाहर चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या अंदर चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि आपसे क्यारी का क्षेत्रफल पूछ ले, इसका क्षेत्रफल पूछ ले। तो ये सारे कैसे निकलेंगे, इसीलिए देखते हुए सवाल रखा है कि इससे बहुत से सवाल बन जाते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है, इसकी लंबाई भी दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है उसने 50, और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 30 मीटर में दिया है। आप सबसे पहले क्या निकाल लें, बाहर चारों ओर जो रास्ता है, रास्ते का बाहर वाला, जो बाहर चारों ओर रास्ता है, बाहर चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले बाहर चारों ओर रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालो। फार्मूला था 2a x प्लस में y प्लस में 2a। ए क्या चीज है, ए रास्ते की चौड़ाई, 2 गुणा में a की वैल्यू कितनी है 4, x का मान कितना है 50, y का मान कितना है 30, और a का मान कितना है 4, a का मान 4 दिया है। इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 50 30 कितना हो गया 80, और 80 और 8 कितना हो गया 88। 88 की 8 से गुणा करेंगे, 88 किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 8 8 64, और 8 8 64, 64 और 6, 64 और 6 हो गया हमारे पास कितना 70। 704 आया, कितना आया 704 आया, बाहर जो चारों ओर रास्ता है 704 वर्ग मीटर आ गया बाहर रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये जो अंदर वाला रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस, बस अंदर वाले का इससे निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। एक्स वाई का मान कितना 50 गुणा में कितना 30, 50 गुणा में कितना 30, माइनस 50 में से 4 घटाएंगे 44 बचेगा, 30 में से 4 घटाएंगे 26 बचेगा, ठीक। बस 1500 में से कितना माइनस करना है देख लें, 26 की 4 से गुणा करें, 4 24 और 4 दूनी 8 और 2 10, फिर 104 आएगा, देख लें 4 4 1 1, 1144 है, कितना आया 1144, माइनस करें 6 बचेगा, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, और 4 में से 1 गया 3, 356 आया, इसका कितना आया 356। अब उसने क्या पूछा था, इनका अंतर पूछा था, 356 वर्ग मीटर इसका आया। अब उसने जो पूछा है ये अंदर वाले का आया, इसका इस वाले का आया, ये बाहर वाले का आया था, दोनों का अंतर पूछा। क्या पूछा है, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर निकालना हमें। 704 में से कितना घटा दें 356,
बस ये आंसर आ जाएगा घटाने के बाद। और ऐसा इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो नो वाला आंसर बन जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप करें कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लें सही किए गलत किए, ये तरीका याद रखें। इस तरह का सवाल मिल जाता है। अगर यहाँ पे क्यारी का क्षेत्रफल पूछ लेता, क्यारी का क्षेत्रफल पूछ लेता तो ये वाला केवल ये वाला केवल क्या है, क्यारी का क्षेत्रफल है। ये क्यारी का क्षेत्रफल है, क्यारी का क्षेत्रफल। टोटल में से क्यारी का क्षेत्रफल घटाया जब तो रास्ते का बचा है। तो आपसे क्यारी का पूछा जा सकता है, खाली ये लगा दें। आपसे रास्ते का अगर अंदर है ये पूछा जाएगा तो इस तरीके से लगा दें। चारों ओर बाहर रास्ता दिया है, ये फार्मूला लगा दें। तो ये चीज आप याद रखें, आपको सवाल करना आ जाएगा, इस पे सवाल आपको मिल सकता है। तो अंतर तो नहीं मिलेगा, या तो बाहर दिया हुआ रास्ता उसका क्षेत्रफल पूछा होगा, या इस तरीके से दिया होगा उसका पूछा होगा। अगर हाँ यहाँ अंदर दे दे, यहाँ पे दे दे, यहाँ पे रास्ता इस तरीके से चारों ओर, तो बस यहाँ पे क्या लगना, माइनस लगना है सर। ये आप ध्यान रखें, सवाल इस तरह का आपको मिल सकता है, इसका याद रखें, करना है आपको, छोड़ना नहीं। आखिरी क्वेश्चन देखें, 10 क्वेश्चन का बनाया था, अगला फिर 10 क्वेश्चन का बनाएंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहें, कंफर्म बता रहे हैं आप, एग्जाम से 1 घंटा पहले इसको देख लें, नजर मार लें, इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है। अब क्या बोला है, एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण की भुजा, एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। ये वर्ग है, ये क्या चीज है, वर्ग है। एक तो समबाहु त्रिभुज ये बनाया गया, इसी वर्ग को ले लो ऐसे करके, और एक ये, इसको विकर्ण को आधार मानकर एक समबाहु त्रिभुज यहां बनाया गया। विकर्ण को आधार मान लिया, यानी ये कह सकते हैं थोड़ा सा इसी में बना दे, एक में ही कलर चेंज करके एक समबाहु त्रिभुज इस पे बना दिया, ये एक विकर्ण पे बना दिया और एक भुजा पर। अब क्या कह रहा है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब ये बताओ, वर्ग की भुजा हमने ये कह दिया, वर्ग की जो भुजा है वो ए है, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई। तो वर्ग की भुजा पे जो समबाहु त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये हो गया। और वर्ग का विकर्ण क्या होगा भाई, जब भुजा ए है तो विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा। भुजा √2 होता है तो विकर्ण होगा a√2, यानी इस वाले की भुजा कितनी मिलेगी, a√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा √2, भुजा √2 इसका स्क्वायर, यानी a√2 का स्क्वायर, ये होगा। बस अब कैलकुलेट कर देना, अनुपात पूछा है इसने तो आप आसानी से बता दो कि ये कटेगा, यानी a² अनुपात, ये भी a² इंटू 2 हो जाएगा, सही है। a² से 1 कट जाएगा, 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2। डी वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ध्यान रहे कमेंट भले ही ना करो, लेकिन पेपर से पहले आपको पढ़ना है।